जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। आज अपन देखेंगे 9 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो पार्ट फर्स्ट में देखेंगे अपन जीके जीएस और करंट अफेयर्स। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है सिलेक्शन वाली सीरीज़, जिसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो डाले हैं। एक तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और एक है मगध राज्य का उत्कर्ष। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप ज़रूर देखना। बौद्ध धर्म मात्र 15 मिनट में करवाया हुआ, तो आप एक बार ज़रूर देखना लास्ट तक। और सेम वैसे ही वह है मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें 3 राजवंश मैंने करवाए, हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। उनके जितने शासक हैं उनसे महत्वपूर्ण जो आपके काम आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, वही करवाया। तो एक बार विश्वास करके वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो यह है गोमती नदी, और इसे गोमती नदी भी कहा जाता है। इसे गोमती नदी भी कहा जाता है। और ये पौष संक्रांति मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष जनवरी माह में। जनवरी माह में, तो ये ध्यान रखना। बाकी उन वीडियो को कैसे पढ़ना है, जैसे वो मात्र 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के टॉपिक है, मात्र 15-15, 20-20 मिनट में करवाए हुए हैं। और आगे भी मैं सेम ऐसे ही करवाने वाला हूँ। जिस तरीके से आपको जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये स्टूडेंट को याद नहीं होता है, उसको उसी तरीके से मैं करवाता हूँ। तो एक बार आप विश्वास करके ज़रूर देखना। जैसे मैंने खनिज है, अब जो याद नहीं हो रहा, जैसे लिग्नाइट है, तो उसको मैंने ट्रिक से बना दिया लिग्नाइट का लीतरा। तमिलनाडु और राजस्थान, 1 नंबर पे तमिलनाडु है, 2 नंबर पे राजस्थान। सेम ऐसे ही बॉक्साइट, ये बार बार पूछा जाता है। बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बी फॉर बॉक्साइट, ओ फॉर ओडिशा। सेम ऐसे ही अबरक, अबरक तो अबरक का बता दिया, आ रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर राजस्थान। तांबा मरा हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऐसे करके ट्रिकों से तोड़ना। ऐसे ही बौद्ध संगीतियाँ हैं। बौद्ध संगीतें मैंने अच्छे से बताई हुई है, मेरे बौद्ध धर्म वाले में ज़रूर देखना आप। RVPK के हिसाब से MSTV लिखना है और एक लिखना है। सारे 14 प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो ये गलत नहीं होंगे आपके। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। और उनको कैसे पढ़ना है, 2 चीज़ बता दूं। जैसे वो वीडियो देखोगे आप, अपनी नोटबुक लेके बैठना, और पहले बात तो वो शॉर्ट में करवाए हुए हैं, और फिर भी और शॉर्ट कर सको तो उनको लिखना, और बार बार उनके रिवीजन करना। हर 2-3 दिन से आप उनसे गुजरना। तो जीके इतना अच्छा हो जाएगा आपको कि जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे, सारे आपको अपने आप याद आने लग जाएंगे। तो एक बार विश्वास करके आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। कभी क्या होता है, अभी शुरू के 2 या 3 मिनट तक आप ऐसा महसूस करते हैं, कई भाषा समझ में नहीं आ रही, कुछ लैंग्वेज जो कैसी बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता, तो अपन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि लास्ट तक चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये वाला काम नहीं करना। एक बार आप विश्वास कर लेना। आप लास्ट 15 मिनट का वीडियो, एक 25 मिनट का वीडियो, जो मगध वाला वीडियो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, जो तीनों वंश पढ़े हैं उनके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो एक बार आप ज़रूर देखना, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना विश्वास कर लेना। मैंने आज तक मेरे वीडियो में कभी भी मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी है, ना ही मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आपके लिए जो किया गया वो बहुत ही शानदार किया गया है। तो एक बार आप विश्वास ज़रूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुमतीवाड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, तो वो किया था 1952 में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो वह है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख का संबंध है शतरंज खेल से। फिर अगला क्वेश्चन, 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो वो रहे थे प्रणब मुखर्जी। और आज तक कितना राष्ट्रपति रह लिया? तो अभिधान होना चाहिए था ना, तो 15 राष्ट्रपति। यानी कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है? तो 15। अब इनको कैसे याद करेंगे? देखो, ट्रिक से याद करेंगे, आराम से हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। अभी आप अपने नोट्स में लिख भी लेना इनको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे आर राजा है, फिर लिखना है वी फनी है। आर राजा है, वी फनी है। ज्ञानी RS है, ज्ञानी RS है।
फिर ये आ रहा है तो इनका नाप भी करो है कि नहीं, नाप कर दिया, फिर इन पे पर्दो डाल दो, पर्दो डाल दो, ये पर्दो डाल दियो तो ये हो गए 15। तो यहाँ से गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है एपीजे अब्दुल कलाम से, आपको इनका कार्यकाल ध्यान रखना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम शुरू होते हैं, वो होते हैं 2002 से। तो 2002 से 7 तक कौन रहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। फिर 7 से 12 कौन रहते हैं? वो रहते हैं प्रतिभा देवी पाटिल। फिर यानी प्रणब मुखर्जी, ये रहते हैं 2012 से 17। और ये रहते हैं रामनाथ कोविंद, ये है 17 से 22 और ये 22 से वर्तमान तक। अब ये सारे राष्ट्रपति देखो, पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे हैं वीवी गिरी, पांचवें हैं फखरुद्दीन, छठे हैं नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, और ये है अपने के आर नारायणन। फिर ये है एपीजे अब्दुल कलाम, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये है प्रणब मुखर्जी, ये है रामनाथ कोविंद, ये है द्रौपदी मुर्मू। तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना, आर राजा है, वी फनी है, ज्ञानी RS है, और इनका सबका नाप करना है। तो NAP नाप, और ये हो जाएगा फिर पर 2। तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। फिर ये राजेंद्र प्रसाद, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये 24 जनवरी 1950 को उन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। और उसके बाद में 1952 में इनका निर्वाचन भी किया गया। तो ये मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे। और ये 1950 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में है राधाकृष्णन, तो ये थे गैर राजनीतिक, ये अध्यापक थे। तो भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन हुए? राधाकृष्णन। और इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न भी दिया जा चुका था। फिर है जाकिर हुसैन, नाम से ही दिख रहा है हुसैन, तो मतलब मुस्लिम थे। तो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनके समय ही मनोहर होलकर नामक महिला थी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, उसे एक भी मत नहीं मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी मनोहर होलकर। और आज तक कुल 5 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। वो कौन कौन? मनोहर होलकर, फूलचरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा देवी पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। इन 5 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। और आज तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी है। तो ये वाला भी ध्यान रखना। फिर अगला वीवी गिरी, तो वीवी गिरी है वो दूसरी वरीयता के आधार पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। और एकमात्र व्यक्ति है ये एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने उपराष्ट्रपति पर भी कार्य किया हो, निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे हों और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। और ये कब रहे? तो ये जाकिर हुसैन, ये पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। तो इनकी मृत्यु के बाद में फिर वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो मुख्य न्यायाधीश थे। इन 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे जाकिर हुसैन के बाद में कार्य किया था। फिर वीवी गिरी, ये दूसरी वरीयता के आधार पर इनका निर्वाचन हुआ या ये चुनाव जीते। फिर अगला फखरुद्दीन अली अहमद, नाम दिख रहा फखरुद्दीन, मतलब ये भी मुस्लिम थे। तो ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु होने के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वो किया था BD जती ने। तो यानी कि सीधे तौर पर तो ध्यान रखना, तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं अभी। कौन कौन? पहले वीवी गिरी, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह और फिर BD जती। तो ये 3 तो कार्यवाहक और 15 ऐसे राष्ट्रपति रह लिए हैं। फिर है नीलम संजीव रेड्डी, तो ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले
प्रथम या एकमात्र राष्ट्रपति है। फिर है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन नहीं सॉरी ज्ञानी, अभी ज्ञानी जैल सिंह छूट गए, तो ये ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी नाम ये इनका, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। और इनके समय क्या हुआ था, तो इनके समय इन्होंने सबसे पहले जेबी विटो का प्रयोग किया था। वो क्यों किया था, तो 1986 में डाक अधिनियम के लिए इन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया था। फिर है आर का मतलब आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन से ध्यान रखना कि इनके समय 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1989 में। और वो किस लिए पारित हुआ, तो उसमें मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसमें ये ध्यान रखना, 61वां संविधान संशोधन ध्यान रखना, 1989 ध्यान रखना, और मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कब की गई है, खूब बार रिपीट हुआ है। तो ये ध्यान रखना किस राष्ट्रपति के समय हुआ था, तो आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन के बाद में कौन थे, तो एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा। इनके समय क्या हुआ, तो इनके समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। और उसमें क्या था, तो देखो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर है एन। एन का मतलब के आर नारायणन। के आर नारायणन, और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। फिर आ जाते हैं अपना एपीजे अब्दुल कलाम। ये दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे दूसरे। पहले कौन थे, राधाकृष्णन, और इन्हें भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल गया। तो यहाँ तक 2 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला था, तो 2 को। किस किस को, राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम को। और तीसरे राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उनको भी भारत रत्न मिला था, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनने के बाद में मिला था। तो ये हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। फिर है पी का मतलब प्रतिभा देवी पाटिल, जो 2007 से 12 तक राष्ट्रपति रहते हैं, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी थे। फिर है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का है 2012 से 17 तक रहते हैं, और ये इन्हें 2008 में तो पद्म विभूषण मिला था, और 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और ये वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, यानी वीवीआर रह चुके हैं, विदेश वित्त और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो अब भारत रत्न कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है, अब आपसे पूछे कि कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो वह 3 प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है। किस किस को, तो राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, इनको। अब इन 2 को तो राष्ट्रपति बनने से पहले मिला था, और इनको मिला था राष्ट्रपति बनने के बाद में। मतलब 2017 तक तो ये राष्ट्रपति थे, और 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और ये वीवीआर भी थे, मतलब वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री भी ये रहे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले रामनाथ कोविंद, ये 2017 से 22 तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किए, और ये 14वें राष्ट्रपति थे। फिर अगला द्रौपदी मुर्मू, ये 2022 से अब तक है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और ये 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। और इनका जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में, और ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो ये है आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति है, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति है, वह है द्रौपदी मुर्मू। तो ये वाला भी आप ध्यान रखें। तो सेम ये क्रम जरूर ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है, और इनकी कार्यकाल जरूर ध्यान रखना। कार्यकाल कहाँ से ध्यान रखोगे, तो आप यहाँ से ध्यान रखोगे, नाप वाले से लेके। नाप के बाद यह है एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से शुरू हो जाना, और 5-5 साल का गैप रखना, 2002 से 7, तो यहाँ से। और वापस एक बार बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो आपको 15 तक काउंटिंग लिखनी है, और उसमें वही लिखना है, आर राजा है, आर राजा, वीवी फनी, ज्ञानी RS। फिर इनका सबका नाप करेंगे, नाप, और फिर पर 2 पैर है और 2, तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, फिर इनको जोड़ लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो होता है ये जल में घुलनशील C। तो और कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो एक तो है B,
विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। और ADE के ये वसा में घुलनशील है। ADE के ये वसा में घुलनशील है। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के वृद्ध आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति कितनी थी? तो वह थी 4.3%। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को करते भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। फिर अगला है, बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार में ये स्थित है। फिर है, ये बनवाली कौन सी नदी पर है? तो ये रंगोई नदी पर, रंगोई नदी पर इसका उत्खनन किया था 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने, RS बिष्ट ने इसका उत्खनन किया। ये रंगोई नदी पे है और हिसार हरियाणा में है, तो ये वाला ध्यान रखना। फिर है, देखो और कौन से पूछे जाते हैं इनमें, तो एक तो गुजरात का ध्यान रखना। तो गुजरात में 3 सभ्यताएं थी, कौन कौन सी थी? तो रंगपुर गुजरात में थी, एक तो रंगपुर, एक थी लोथल और एक थी धोलावीरा, यह ध्यान रखना। रंगपुर थी, ये थी मादर नदी पर, इसका उत्खनन हुआ मादर नदी पर। और किसने किया है? तो वह किया है रंगनाथ राव ने 1953 में इसका उत्खनन किया है। फिर है लोथल ये है भोगवा नदी पर, और इसका उत्खनन भी किया RR रंगनाथ राव ने, और इसके 1 साल बाद 1954 में। फिर है धोलावीरा, और धोलावीरा है लूनी नदी पर, और इसका उत्खनन किया पहले तो JP जोशी ने, ये ध्यान रखना, JP जोशी और RS बिष्ट ने, JP जोशी ने किया और RS बिष्ट ने किया, तो ये वाला भी ध्यान रखना। फिर एक राजस्थान में कौन सी है? तो कालीबंगा है, राजस्थान में है वह कालीबंगा, जो गगन नदी पर है। उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में, और इसका उत्खनन किया था BB लाल और BK थापर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है, तो यह 2002 में। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम 1918 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वह है भवन। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है, तो वह है पट्टदकल, जिसको ऐसे भी बोला जाता है पट्टुदकल या पट्टदकल, और ये है कहाँ? तो ये कर्नाटक में है। ये है कहाँ? तो कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना। और इसे यानी पट्टदकल को कहा जाता है स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? पट्टदकल को। और ये पट्टदकल कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ एक पापनाथ मंदिर भी है, ये भी ध्यान रखना, पापनाथ मंदिर भी है पट्टदकल में। फिर अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल एसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये बल्लेबाजी कोच थे। फिर अगला क्वेश्चन, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये कथन इसका गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में किस रूप में वर्णन किया गया है? तो वह है पालिच्छदम। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में 68 दिन का समय लगता है,
फिर अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है, तो वह है मरुनी नृत्य। ये नेपाली समुदाय द्वारा कार्तिक माह में ये किया जाता है। सामूहिक नृत्य ये नेपाली समुदाय का है और ये कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह में किया जाता है, तो ध्यान रखना आपकी बार नवंबर में पेपर हो रहा है, कार्तिक नवंबर के आसपास ही आती है, तो ये वापस रिपीट हो सकता है। फिर है सिक्किम में और कौन कौन से नृत्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक है संगीनी, एक है संगीनी लोक नृत्य, ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। एक है तामांग सेलो, तामांग सेलो, तामांग सेलो संगीनी, ये भी नेपाल में। एक है गेनी, गेनी लोक नृत्य, ये भी सिक्किम का है। एक है शब्दो, शब्दो, ये भी सिक्किम का है, मनाया है, सिक्किम में का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, तो वह है जनधन दर्शक। फिर अगला क्वेश्चन है, संत के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं, तो वह फ्रांसिस जेवियर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर नहीं है, उसमें सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये 5 करोड़। अब आपको देखो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और आपको खुद को ये देख लेना है, पेपर को एनालाइज है कि आप कहाँ स्कोर कर सकते हो। तो मैं बता दूं, आपको स्कोर करना है तो आप जीके में कर सकते हो। करंट अफेयर में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें किसी को कोई समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या आंसर करूं, तो आपको जितना जोर लगाना है जीके में लगा लेना और रीजनिंग में लगा लेना। और जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी कर ले और जीके में भी एफर्ट लगाए। और इसी के लिए मैंने मेरी सीरीज शुरू करी है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होए। और उसमें से देख लेना, आप जैसे ही पेपर लग जाए उसके बाद में वो वीडियो पड़े रहेंगे, आराम से देख लेना और उसमें बताना फिर अगर जो मैंने बोला है वो सही है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेक बुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है, तो वह 500 रुपये। फिर है सत्यार्थ पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सत्यार्थ पुस्तक लिखी गई है दयानंद सरस्वती द्वारा। अब देखो, दयानंद सरस्वती ने 1874 में ये पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। फिर इन्होंने 1875 में क्या हुआ, 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर दी। 1874 में तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी और उसके 1 साल बाद में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी मुंबई में। और इनका मूल नाम था, ये भी पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर ही था, मूल शंकर ही था, तो ये ध्यान रखना। फिर इनके गुरु का नाम ये भी पूछा जाता है, तो गुरु का नाम था विरजानंद, तो दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद जी, तो ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। और इन्हें किन्हें, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और आर्य समाज ने, देखो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी और इसी आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो वो चलाया था आर्य समाज ने। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, वह है राजा रुद्रदमन किस वंश से संबंधित है, तो राजा रुद्रदमन शक वंश से संबंधित है और ये भी बताया हुआ है। और आगे बताऊंगा मैं मगध के बाद में, जैसे ही मगध में मौर्य पढ़ेंगे, अब नंद तक तो पढ़ लिया अपने, अब घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। और मौर्य वंश के बाद में फिर जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के अंदर ध्यान रखना है कि देखो 2 टाइप में पढ़ेंगे अपन, 1 और 2। एक में तो स्थानीय राजवंश था, मौर्योत्तर काल में स्थानीय राजवंश, और एक में था विदेशी राजवंश।
स्थानीय राजवंश और विदेशी राजवंश। स्थानीय में कौन कौन से थे, तो वही क्रम ध्यान रखना है सबके। शुंग, शुंग के बाद में कण्व, शुंग कण्व सातवाहन और चैदी, ये तो थे स्थानीय राजवंश मौर्योत्तर काल के, सातवाहन और चैदी। और फिर विदेशी राजवंश कौन से थे, तो हिंद यूनानी और इन्हें कहा जाता है इंडो ग्रीक। फिर उसके बाद में कौन है, हिंद यूनानियों के बाद में आए थे शक, और शकों के बाद में आए थे पल्लव, शकों के बाद में आए थे पल्लव, और पल्लवों के बाद में आए थे कुषाण। तो ये भी ध्यान रखना, तो इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। शुंग, कण्व, सातवाहन और चैदी ये मौर्योत्तर काल के स्थानीय राजवंश थे। और मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश कौन से थे, तो ये क्रम ध्यान रखना, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो ऐसे करके आपको याद रखने, और फिर इनको किसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं अगले वीडियो में इतना अच्छे से बताऊंगा आपको कम समय में। तो अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा शकों को। तो शक है, यूनानियों के बाद में कौन आए थे, यूनानियों के बाद में आए थे शक। तो शकों का प्रथम राजा कौन था या प्रथम शासक कौन था, तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। तो वो था मोह। शकों का प्रथम राजा कौन था, तो वो था मोह। और शकों का सबसे प्रतापी राजा, शकों का प्रतापी राजा कौन सा, प्रतापी राजा, तो ये प्रतापी राजा यही था, राजा रुद्रदमन प्रथम। और इसने क्या किया, मौर्य द्वारा निर्मित, यानी सुदर्शन झील का निर्माण तो मौर्यों ने करवाया था, और उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया इसने, रुद्रदमन प्रथम ने, जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था। उस शकों का प्रथम राजा मोह था। और इसने ये ध्यान रखना, और ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो इसने क्या करा, संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख, ये भी ध्यान रखना, सुना होगा आपने गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख इसने जारी किया संस्कृत भाषा में उस, तो ये ध्यान रखना। फिर क्या है, शक राजा भारत में अपने आप को क्या कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। शक राजा भारत में अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ये भी पूछा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना कि क्षत्रप कौन थे, तो शकों को क्षत्रप कहा जाता था भारत में, ये खुद ही कहते थे अपने आप को। तो अंतिम शासक शकों का अंतिम कौन था, प्रथम तो मोह था, लेकिन अंतिम कौन था, तो अंतिम याद रखना रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक था। पहला कौन था, मोह, और प्रतापी कौन था, प्रतापी ये राजा रुद्रदमन प्रथम था। तो ये वाला ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, शकों से पहले कौन था, और या हिंद यूनानियों के बाद में कौन आए, शक है। या हिंद यूनानियों को इंडो ग्रीक भी कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है, तो वह है सरस्वती। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो वह है मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। फिर अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो वह 2002 के अंतर्गत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है जिसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, तो धारा है 306, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए धारा कौन सी लगेगी, 306। फिर अगला क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस ओर स्थित है, तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलोंगो अदिगल द्वारा लिखा गया, तो यह शिल्पाधिकारम लिखा गया है। ये तमिल महाकाव्य और इलंगो अदिगल के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, तो यह है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में स्थित है महेंद्रगिरी। तो ये पूर्वी घाट से संबंधित है, डोडाबेटा अनाईमुटी, और ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है, वह है नरेंद्र मोदी। फिर अगला क्वेश्चन है, गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वह पूर्वी भाग का। गौड़िया नृत्य पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, सजीवों के संदर्भ में
टेरिडोफाइटा वर्ग, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है तो वह प्लांटी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है चॉकलेटी भूरा। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तोशली। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था, किसके द्वारा किया गया था? जो इसके सचिव बने थे तो वह मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखना, 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन। 1924 में क्या हुआ? तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना। फिर 25 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। 22 में क्या हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया। तो वह पहले कलकत्ता में था। जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, उस समय कलकत्ता में था। फिर बाद में 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था, तो वह 1985 में। फिर अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, तो ये 23वें थे। 24 में कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और प्रथम कौन थे? तो वह ऋषभ देव थे। तो ये ध्यान रखना। और जैन धर्म से रिलेटेड भी वही 10 या 15 मिनट में वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपको, और अच्छे से याद भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वह है कांडला, और ये कांडला है गुजरात राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्द मैन कैंडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो है क्रिकेट से। शब्द मैन कैंडिंग का संबंध क्रिकेट खेल से है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो वह सत्यशोधक समाज इसका किया था, वह ज्योतिबा फुले द्वारा। तो ये ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले द्वारा। बाकी तीनों का किसने किया? पंडित रमाबाई द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थी? तो वो कार्डियोलॉजिस्ट थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता? तो देखो, विवाह रद्द किया जाना, तलाक, दाम्पतिक अधिकारों का पुनर्स्थापन और वाणिज्यिक विवाद। तो इसमें आप लॉजिक से कर सकते हो, बाकी जो नहीं आ रहा है उनको ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। फिर अगला क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? वह केरल राज्य में, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में। BR अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न दिया गया था। तो भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है GK GS का, पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में निधन हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त करने से पहले इनका निधन हो गया था? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।